हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड को एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ। तो मैं पूरा डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं और मैं आपको इसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स है उसको कंपेयर करके बताऊंगा। वो पैरामीटर्स मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या पैरामीटर्स मैंने ले रखे हैं और उसके बेसिस पे कंपेयर कर रखा है। और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए और दोनों में से बेस्ट कौन सा है। मतलब अगर आप क्वांट को कंपेयर करें, क्वांट स्मॉल कैप फंड को और एक्सिस स्मॉल कैप फंड को कंपेयर करें तो कौन सा बेस्ट रहता है। तो हम सारा पैरामीटर को कंसीडर करके ही इसमें एनालिसिस करेंगे। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं अच्छी वीडियो ला देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दो टैब आपको दिख रहे होंगे। एक हो गया क्वांट स्मॉल कैप फंड का और दूसरा हो गया आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। और तीसरा जो टैब है वो आपके कंपैरिजन। तो यहाँ पे जो मैंने पैरामीटर्स ले रखे हैं आप देख पा रहे होंगे, रिटर्न्स है, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न्स है, फिर बीटा है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन है, उसके बाद मिनिमम एसआईपी कितना है। तो ये जो इतने सारे पैरामीटर्स है उसको हम एक एक करके एनालिसिस करने वाले हैं और एक मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ कि आपको किसमें ज्यादा ठीक रहेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हम इसको एक एक करके एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे रिटर्न्स के बेसिस पे देखेंगे। तो अभी ये क्वांट का स्मॉल कैप का अगर रिटर्न देखें तो आप देख पा रहे लॉन्च ऑन डेट 2013 है। और इसका अगर इस फंड का पुराना अगर तो देखें तो 11.5 इयर्स पुराना हो चुका है। तो 11.5 इयर्स बहुत ही लॉन्ग टर्म होता है। अगर आप कैटेगरी रिटर्न देखें तो 22.35% तक का रिटर्न है 11.5 इयर्स में, और इस फंड का रिटर्न देखें तो 20.35% का रिटर्न है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अपने अपने कैटेगरी से 2% से पीछे रह गया है, अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड का देखें तो इसको बेसिकली 10.6 इयर्स हो चुके हैं इस फंड को आते हुए। और इसका अगर रिटर्न देखें तो कैटेगरी रिटर्न देखें तो 10.6 इयर्स में 24.06% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर रिटर्न देखें तो 10.6 इयर्स में 25.68% का रिटर्न है। तो यहाँ पे एक चीज बता दूं, तो रिटर्न के मामले में देखा जाए तो देखिए इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं किया है रिटर्न के मामले में, अगर आप ऑल टाइम देखें। लेकिन यहाँ पे दोनों को कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा। रीजन ये है कि जो क्वांट जो कंपनी है, ये स्मॉल कैप फंड से पहले क्वांट से पहले कोई दूसरी कंपनी चलाती थी। तो 5 साल या 6 साल पहले ही ये क्वांट की कंपनी ने इस पर्टिकुलर फंड को अपने मतलब परचेज किया है और अभी वो खुद इस फंड को चलाते हैं। तो आप इसके 5 साल का ही अगर आप रिटर्न कंपेयर करें तो ज्यादा सही रहेगा। तो 5 साल का अगर आप देखें तो कैटेगरी रिटर्न 32.27% तक का रिटर्न है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। और इस फंड का अगर आप 5 साल का रिटर्न देखें तो 44.54% तक का रिटर्न अगर आप देखें तो ये सबसे हाईएस्ट रिटर्न है कोई एक स्मॉल कैप कैटेगरी अगर कंटिन्यूअसली 5 इयर्स में देखें। सबसे बेस्ट रिटर्न इसी फंड का है। अब एक्सिस का देखें तो कैटेगरी रिटर्न देखें तो 5 साल में 32.27% तक का रिटर्न है। और 5 साल का इस फंड का रिटर्न देखे तो 30.12% का रिटर्न, मतलब 2% से पीछे रह गया अगर 5 साल का रिटर्न देखे। तो देखिए ओवरऑल अगर ऑल टाइम अगर कैटेगरी देखे तो इसने अपने कैटेगरी को बीट कर रखा है और 1% से बीट करके रिटर्न दे रखा है, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे ऑल टाइम रिटर्न में क्वांट में तो हार जाएगा, क्योंकि देखिए क्वांट तो चलाता नहीं था, पहले कोई दूसरी कंपनी चलाती थी। लेकिन 5 साल का अगर आप देखें तो एक्सिस जीत हार जाएगा और क्वांट जीत जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी के हिसाब से कैटेगरी बीटिंग रिटर्न में मैं यहाँ पे दोनों को एक एक पॉइंट दूंगा, एक एक पॉइंट। और रिटर्न्स के मामले में अगर आप देखें तो दोनों के एक अच्छे खासे रिटर्न अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे आपको ऑल टाइम रिटर्न 20.35% तक का रिटर्न है। और 5 साल का रिटर्न क्वांट का 44.54% तक का रिटर्न है। और एक्सिस का देखें तो आप 25.68% तक का रिटर्न है ऑल टाइम रिटर्न, और 5 इयर्स का रिटर्न 30.12% तक का रिटर्न है। तो इस मामले में देखा जाए तो मैं इन दोनों को 1 1 पॉइंट दूंगा। दोनों के रिटर्न बहुत ही अच्छे हैं और आप इसमें कंपेयर भी नहीं कर सकते। रीजन ये है कि मैंने आपको बता दिया कि दूसरी कंपनी पहले चलाती थी, अब मतलब अब क्वांट चलाती है वो पर्टिकुलर फंड को। अब बीटा की बात करें तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितना रिस्क है। तो यहाँ पे देखे तो वॉलिटिलिटी आपको पता चल जाएगा। तो रिस्क की बात करें तो देखिए रिस्क एंड रिटर्न रेशियो की, तो बीटा यहाँ पे 1.06 का है इस फंड का, और कैटेगरी का 0.8 का है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो बीटा के मामले में यहाँ पे 1 से कम हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, उसमें वॉलेटिलिटी कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे वॉलेटिलिटी के मामले में थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है, कैटेगरी से भी ज्यादा वॉलेटाइल है। और एक्सिस स्मॉल कैप का देखें तो यहाँ पे बीटा देखेंगे तो 0.67 है और कैटेगरी का 0.8 है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें कैटेगरी से भी कम वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे 0.67 मतलब 1 से भी नीचे है और बहुत ही डिफरेंस है। अगर आप देखें मेजर डिफरेंस है वॉलेटिलिटी में क्वांट का और एक्सिस का। तो यहाँ पे कंपैरिजन में देखा जाए तो बीटा में मैं यहाँ पे क्वांट को 0 पॉइंट दूंगा
और एक्सिस को यहाँ पे 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सिस बाजी मार लेता है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एवरेज रिटर्न से कितना ऊपर और कितना नीचे रिटर्न दे सकता है। मतलब मान लीजिए आपका 15% एवरेज रिटर्न है, तो 15% से अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है तो 15 प्लस 10 कर सकता है, मतलब मान लीजिए आपको 25% तक का रिटर्न दे सकता है, या फिर -10 भी हो सकता है। मतलब या तो आपको 15 -10 करेंगे तो 5% तक का रिटर्न दे सकता है। तो ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बेसिकली इसको भी आप एक तरीके से मान सकते हैं कि वर्टिलिटी का पता लगता है कि आप कितने रेंज तक आपको रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वांट का स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो 20.56 का है, और इस कैटेगरी का देखें तो 15.33 का कैटेगरी है। तो मान लीजिए अगर इसका एवरेज रिटर्न 15% है तो आप 20.56 प्लस कर दीजिए परसेंटेज, और 20.56 माइनस कर दीजिए। मतलब अगर बुरा हाल चलेगा तो 20.56% माइनस हो जाएगा, और अगर हाल चलेगा तो 20.56% प्लस तक का रिटर्न दे सकता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम हो उतना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे कैटेगरी का देख सकते हैं, कैटेगरी से ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन है, लेकिन यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 13.14 का है, और यहाँ पे कैटेगरी देखें तो 15.33 है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन के मामले में भी एक्सिस बाजी मार लेता है। तो यहाँ पे अभी देखे जाए तो एक्सिस ही जीत रहा है हर मामले में। और मिनिमम एसआईपी की बात करें तो देखिए, मिनिमम एसआईपी 100 रुपए या 500 रुपए या 1000 रुपए ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल स्टूडेंट भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कम एसआईपी होना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे क्वांट की अगर मिनिमम एसआईपी देखे तो 1000 रुपीज है, जो कि बहुत बढ़िया है, और एक्सिस का एसआईपी मिनिमम एसआईपी देखे तो 100 रुपीज है। तो ये एकदम बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों को 1 पॉइंट दूंगा अभी, लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड ही जीत रहा है कंपेयर करें क्वांट को। अब एईएम साइज की बात करते हैं तो एईएम साइज बेसिकली एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है। तो आपको जैसे पता है कि मतलब कितना इस पर्टिकुलर फंड में लोग पैसा इन्वेस्टेड है। तो या इससे पता है क्या होता है कि मतलब अगर मान लीजिए कोई एईएम साइज कम है तो यहाँ पे भरोसा करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है इस पर्टिकुलर फंड में, लेकिन एईएम साइज ज्यादा है तो वहां पे क्या रहता है कि मतलब डर रहता है कि भाई यहाँ पे अब अच्छा खासा मतलब मैनेजमेंट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अगर आपने रिसेंटली न्यूज सुना होगा कि जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है उसमें जो फंड मैनेजर है वो बीच में मैनेजमेंट में दिक्कत आ गई थी, तो उन्होंने एसआईपी वैसआईपी बंद कर दिया था, बोला था कि सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करिए, बीच में वो भी बंद कर दिया था। तो ऐसे होते रहते हैं इश्यूज, लेकिन फंड मैनेजर मैनेज कर लेते तो कोई ज्यादा बड़ा इश्यूज नहीं होता। तो यहाँ पे अगर देखें तो एयूएम साइज की बात करें तो मैंने एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि अगर आपका 10 साल से ज्यादा पुराना फंड है और आपका 10,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा है और 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में है, मतलब 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में है, तो उसको एम साइज एकदम परफेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पे अगर क्वांट का देखें तो 20,164 करोड़ रुपीज तक का एम साइज है, तो एकदम परफेक्ट है। और एक्सिस का देखिए एम साइज तो 19,030 करोड़ रुपीज तक है, तो एकदम परफेक्ट एम साइज है। तो यहाँ पे मैं दोनों को एक एक पॉइंट दूंगा। जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि दोनों को एक एक पॉइंट दिया गया है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जैसे कि पता है कि फंड मैनेजर को आप एक्सपेंस रेशियो से ही पता लगाते हैं कितना आपका जो मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिला है, जो आपको प्रॉफिट मिला है, उस पे आपको कितना उनको देना पड़ेगा, उसका हिस्सा कितना देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, फंड मैनेजर ही दिमाग लगा के आपका इन्वेस्टमेंट करे, तो उनको कोई फीस मैनेजमेंट फीस देनी पड़ती है, तो उसको ही एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड का देखिए एक्सपेंस रेशियो तो 1% से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे 0.64% है, और मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है 1% नीचे तो चलेगा, लेकिन 0.7% से नीचे हो तो उसको ज्यादा अच्छा खासा आप मान सकते हैं। 0.9 भी आप उसको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो मान सकते हैं, क्योंकि आपको बता रहा हूँ लॉन्ग रन में वो 1% और 0.9% भी बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाएंगे, लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.64% है, जो कि एकदम परफेक्ट है। और एक्सिस का देखें तो 0.52% है, जो कि क्वांट स्मॉल कैप फंड से भी कम है एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे मैं दोनों को एक एक पॉइंट दूंगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में मैं दोनों को एक एक पॉइंट दूंगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मार्केट कैपिटल की बात करें तो देखिए यहाँ पे अभी पता चलेगा कि किसमें कितना कैपिटल है, मतलब कितना इन्होंने रिस्क ले रखा है और क्या क्या इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है। तो मार्केट कैपिटल की बात करें तो क्वांट में आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे मिड कैप में जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो 0% है, और स्मॉल कैप में अगर क्वांट में देखें तो 67.45% तक है, जो कि आपको सेबी के गाइडलाइन पता होगा कि स्मॉल कैप फंड में आपको मिनिमम 65% तक का लेना पड़ेगा, मतलब पोर्टफोलियो में अपना रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 67.45% तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब अच्छा खासा इन्होंने ठीक ठाक ले रखा है। अब डाइवर्सिफिकेशन की क्यों बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो लार्ज कैप है यहाँ पे 26.3% है, तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो रिस्क है कम लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ज्यादा रिस्क ले रखा है। रीजन है कि जो इन्होंने
जो इन्होंने सिलेक्शन कर रखा है, जो पर्टिकुलर स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रखा है, वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो यहाँ पे रिस्क कम लेने की कोशिश, यहाँ पे लार्ज कैप में ज्यादा लेने की एलोकेट करके लेने की कोशिश करी है। तो लेकिन फिर भी आप यहाँ पे डाइवर स्टैंडर्ड डिविएशन से बच नहीं पाए हैं, मतलब वॉलिडिटी से बच नहीं पाए हैं, और बीटा भी इनका कुछ खास नहीं है। तो देखा जाए फिर भी आप इसको अच्छा खासा मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप में 26.3% तक का इनका कैपिटल है, और अदर्स में 4.8% का है। तो यहाँ पे अगर एक्सिस का कंपेयर करें तो मिड कैप में अगर आप देखें तो एक्सिस में 16.44% तक का एलोकेशन है। स्मॉल कैप में देखें तो 71.61% तक एलोकेशन में थोड़ा ज्यादा रिस्क लेगा। लार्ज कैप में थोड़ा कम है, 22.42% तक एलोकेशन, और डेप्थ में 10.3%। मतलब अगर आप देखें तो टोटल 12% तक का इन्होंने कम रिस्क लेने की कोशिश करी है। तो मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो मैं दोनों को एक एक पॉइंट दूंगा। रीजन ये है कि आप देखें तो रीजन ये है, आपको रीजन दिख गया होगा कि यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन है अपने हिसाब से इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है। देखिए, जो लार्ज कैप में इनका ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल कैप में इनका कम है। तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा लेने की कोशिश, मतलब कम लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो स्मॉल कैप में है वो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, कि फिर भी यहाँ पे बैलेंस करें, क्योंकि लार्ज कैप में इनका ज्यादा एलोकेशन है। लेकिन एक्सिस कैप स्मॉल कैप में क्या है कि यहाँ पे इन्होंने क्या कर एकदम बिछा दिया, मतलब एकदम बराबर कर दिया, और स्मॉल कैप में इन्होंने 71.61% कर रखा है, और यहाँ मिड कैप में इनका 16.44%। तो रिस्क जो है थोड़ा सा एडजस्ट करके, और यहाँ पे 12% तक आप मान सकते हैं कम रिस्क लेके चला है। तो यहाँ पे दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा इसके मामले में। अब नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो आपका सेक्टरल एलोकेशन। तो सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो क्या आप यहाँ पे क्वांट का देख पा रहे होंगे कि जो फाइनेंशियल सर्विस है 21.04% है, बेसिक मेटल्स में 15.77% है, फिर इंडस्ट्रियल्स में 14.91% है, एलोकेशन है एनर्जी में 13.52% है, उसके बाद हेल्थ केयर, और बाकी जो ये नीचे के आप देख पा रहे हैं इतने सारे है। हेल्थ केयर में 7.83% है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 7.65% है, डिफेंस कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.6% है, कम्युनिकेशन सर्विस में 4.61%, टेक्नोलॉजी में 4.36% और रियल एस्टेट में 1.26%। तो देख पा रहे जो ऊपर के जो टॉप 5 जो सेक्टर्स है, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज है, बेसिक मेटल्स है, इंडस्ट्रियल्स है, एनर्जी है, ये जो 4-5 है, और हेल्थ केयर है, ये जो 4-5 सेक्टर है ऊपर के, उस पर टोटली हेवीली डिपेंडेंट। अगर ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं ये सेक्टर्स, तो ये जो फंड है आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। तो यहाँ पे सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के मामले में देखा जाए तो एकदम परफेक्ट है। कोई कुछ ज्यादा कॉन्सेंट्रिक इनका वो नहीं है। अगर आप देखिए सेक्टरल एलोकेशन में तो एकदम अच्छे खासा डाइवर्सिफाई कर रखा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो 22.82% तक का है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 19.29% तक का एलोकेशन है, उसके बाद हेल्थ केयर में 13.82% है, बेसिक मेटल में 11.80% है, उसके बाद कंज्यूमर साइकिल में 11.45% है, टेक्नोलॉजी में 10.44% है, रियल एस्टेट में 6.48% है, और कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.18% है। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में देखा जाए तो एकदम परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन। आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया डाइवर्सिफाई कर रखा है इन्होंने। तो एक्सिस और क्वांट को यहाँ पे 1 पॉइंट ही मिलेगा, क्योंकि दोनों ने एकदम बढ़िया डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो फंड मैनेजर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे एक चीज देखा जाएगा, फंड मैनेजर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देखिए क्वांट का जो फंड मैनेजर एक्सपीरियंस है, तो संजीव शर्मा है, इनको 7.25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और वसव सहगल जो है इनको 4.84 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और थर्ड जो है अंकित पांडे 3.98 ईयर्स का एक्सपीरियंस के मामले में एकदम बढ़िया फंड मैनेजर है, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे अगर एक्सिस का देखें तो आप फंड मैनेजर तीनों देख पा रहे होंगे, श्रेयस देवलकर, मयंक हयंकी, उसके बाद कृष्णा एन। इनके बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, 1 ईयर्स के एक्सपीरियंस है, बहुत ही कम। अगर शायद देवबल का देखें तो 1.17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मयंक हयंकी का देखें तो 0.74 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और कृष्णा एन का देखें तो 0.17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के मामले में यहाँ पे क्वांट जीत जाता है। तो फंड मैनेजर एकदम बढ़िया अगर आप देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड के ही है, और एक्सिस के इतने अच्छे नहीं है। रेटिंग की बात करें तो रेटिंग दोनों की देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका रेटिंग, जो क्वांट का जो रेटिंग है वो आपका 4/5 है, और अगर आप एक्सिस का देखें रेटिंग तो आप देखिए उसका भी 4/5 है। तो दोनों का जो रेटिंग है वो एकदम बराबर है। अब यहाँ पे दोनों को मैं एक पॉइंट देता हूं। अब यहाँ पे ओवरलैप चेक देखिए, अगर आप दोनों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ओवरलैप ही अपना चेक करिएगा। आप नेट पे सर्च मार सकते हैं, गूगल में मार सकते हैं कि पोर्टफोलियो ओवरलैप चेकर, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप चेकर, उसमें आप दोनों मार सकते हैं, देख सकते हैं ओवरलैप। अगर दोनों का 50% से ज्यादा ओवरलैप कर रहा है, दोनों में इन्वेस्टमेंट मत करिए, दोनों में चूज करके एक ही चूज करिए, दोनों को कंपेयर करके। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर मैंने कर लिया है, तो यहाँ पे रिजल्ट को आप देखते हैं। तो क्वांट स्मॉल कैप में कितने पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल क्वांट के अगर देखें तो 9 पॉइंट्स होते हैं।
और अब एक्सिस के देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 पॉइंट होते हैं। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड अगर देखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू क्वांट स्मॉल कैप फंड, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं। आप देख पा रहे हैं इसको 9 पॉइंट, इसको 10 पॉइंट मिल रखा है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है एकदम। अगर आप माइनर डिफरेंसेस देखिए तो यहाँ पे आपको एक्सिस स्मॉल कैप फंड थोड़ा जीता हुआ दिखता है। रीजन ये कि इसका 10 इयर्स का जो रिटर्न है वो एक अच्छा खासा रिटर्न है, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, 25% तक का रिटर्न है। ये सबसे बहुत ही ज्यादा रिटर्न होता है कंटिन्यूअसली। अगर आप हर साल 25% तक का रिटर्न दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया होता है। और लेकिन क्वांट का आप 10 ईयर्स का आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पहले कोई दूसरी कंपनी चलाती थी, लेकिन अब क्वांट की कंपनी जो 5 या 6 साल पहले इस पर्टिकुलर फंड को चला रही है। तो आप 5 साल का रिटर्न देखें तो बढ़िया है, 44% तक का रिटर्न है। लेकिन एक्सिस भी पीछे नहीं, अगर आप देखें 31% तक का रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। तो देखा जाए ओवरऑल तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन अगर मैं आपको सजेशन दूंगा, आप इन्वेस्टमेंट तौर पे देखे जाए, अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न लेना चाहते हैं, देखिए स्मॉल कैप फंड सारे ही रिस्की रहते हैं, लेकिन रिस्क में भी कम रिस्क लेना चाहते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं और रिटर्न थोड़ा ज्यादा जनरेट करना चाहते हैं एक्सिस के कंपैरिजन में, और वॉलेटिलिटी आप फेस करने के लिए रेडी है, तो आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोनों को एकदम लगभग बराबर ही आप मान सकते हैं, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, और उसमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा अच्छा देखा जाता है। अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा के मामले में देखें, मतलब जो वॉलेटिलिटी जो है उसके मामले में देखें तो कम वॉलेटिल है, तो उसके हिसाब से रिटर्न भी आपको थोड़ा कम देता है एज कम्पेयर टू क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो ये ओवरऑल रिव्यू था। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिनिमम टाइम फ्रेम 10 साल होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड सबसे स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे कम रिस्की वाला फंड है अगर देखा जाए, और क्वांट जो है सबसे ज्यादा रिस्की वाला फंड है। इसी के मामले में तभी जो एक पॉइंट जो है यहाँ पे डिफरेंस बन जा रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। थैंक यू।